बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करना है। उसका पहला टॉपिक जो हमने आज स्टडी करना है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है ये फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्जेस एट रेस्ट, उनकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे जो फंडामेंटल लॉ है वह कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है इसे हम यूज करते हैं दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। जिस तरह हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हैं दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब जो दो चार्ज के दरमियान फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटी की फोर्स भी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है बिटवीन चार्जेस वो दोनों हो सकती है। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी? जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन वाले होंगे। और रिपल्सिव कब होती है? जब दोनों चार्जेस का साइन क्या होता है? सेम। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट इसकी डिस्कस करनी है कूलम लॉ की। कूलम लॉ की स्टेटमेंट ये है कि दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी जितनी चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतनी फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। और स्टेटमेंट जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जितनी दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी फोर्स कम होती है। यानी कि अगर आपसे मैं कहता हूं मैं दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस डबल कर देता हूं तो फोर्स कम होगी। कितने गुना कम होगी? 4 टाइम्स 1/4 हो जाएगी फोर्स, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है तो अगर आप इसको डबल करते हो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इसी तरह अगर आपसे मैं कहता हूं मैं दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल कर देता हूं तो फोर्स कितने गुना बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 जरा 2 क्या आ जाएगा? 4। तो हमने पहले इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करनी है। स्टेटमेंट में हमें यही बताना है कि कूलम फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कूलम लॉ के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए, कूलम लॉ के लिए दो कंडीशन है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो कौन से होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं? वो चार्ज इनका साइज वेरी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। और दूसरा, दोनों चार्जेस जो हैं जिनके दरमियान हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो चार्जेस क्या होने चाहिए? स्टैटिक। यानी अगर हम कूलम लॉ को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंडीशंस हमारे पास दो हैं कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, यानी वेरी स्मॉल इन साइज एंड बोथ चार्ज शुड बी स्टैटिक। स्टैटिक चार्ज होने से क्या होगा? हमारे पास r की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज वो चेंज होती है। स्टेटमेंट के बाद फिर हमने एक्सप्लेनेशन में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाने के लिए हम जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं k, उसे हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। अब कूलम कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला हम ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आती है वो कितनी है? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू अक्सर एमसीक्यू में पूछी भी जाती है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट किस तरह बना है देखें आप। यहां से अगर k को लिखते हैं तो k किसके बराबर आएगा? Fr² / Q1 Q2। अब यहां पे इसको यूनिट की फॉर्म में आप लिखो। फोर्स का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। r की जगह क्या आ जाएगा? मीटर, लेकिन r का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर और ये दोनों का कूलम जरा कूलम क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर। ओवरऑल यूनिट हमारे पास क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो k की वैल्यू होती है ये दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात ये डिपेंड करती है दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उस पे डिपेंड करती है। अगर मीडियम हमारे पास एयर है ना तो फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है 9 9। अगर मीडियम बिटवीन दी चार्जेस अदर देन एयर है तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास चेंज। दूसरा, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? यूनिट पे। किसके यूनिट पे? फोर्स के, चार्ज के और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो आपने यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, जो कूलम कांस्टेंट के फॉर्म में जो एप्सिलॉन है इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताती है कि दो चार्ज के दरमियान जो मीडियम है कितनी मुज़ाहमत है
एक चार्ज के दूसरे चार्ज में फोर्स लगाने के लिए जो मज़ाहमत या ऑपोजिशन ऑफर करती है मीडियम, उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी एयर की होती है, क्योंकि यानी रिलेटिव परमिटिविटी यानी सबसे कम मज़ाहमत एयर देती है। वैक्यूम की सबसे कम है, लेकिन एयर को हम वैक्यूम की इक्वल ही लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। जो बाकी मीडियम है उनकी रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन एयर होती है, यानी ज़्यादा ऑपोजिशन देते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है हमारे पास इन केस ऑफ एयर वो कितनी है 8.85 10⁻12 पर मीटर स्क्वायर कूलम की पावर 2। ये यूनिट किस तरह बना है, जो कूलम कांस्टेंट का यूनिट है उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो किसका यूनिट बन जाएगा एप्सिलॉन, क्योंकि आप देखें एप्सिलॉन यहाँ पे जो है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल है ये कूलम कांस्टेंट का। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो कूलम कांस्टेंट यूनिट उसका रेसिप्रोकल रखें तो हमारे पास किसका यूनिट बन जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक्सप्लेनेशन हम ये डिस्कशन करनी है, इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो कांसेप्ट यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू भी अक्सर बनते हैं, ये कि कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है, बाहमी फोर्स, यानी कि दो तरफा फोर्स होती है कूलम फोर्स। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, यानी दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है वो दोनों एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि Q1 Q2 पे भी फोर्स लगाता है, जिसे हम F21 से डिनोट करते हैं। F21 का मतलब दूसरे चार्ज पे फोर्स पहले चार्ज की वजह से, और इस फोर्स का जो यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन बताएगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हमारे पास आपको बताऊं कि जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम F12 से डिनोट करते हैं, और यूनिट वेक्टर इसका जो फोर्स का फोर्स की डायरेक्शन नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि कूलम एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। जो डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड उनकी क्या होती है इक्वल, यानी कि आपको पता होना चाहिए अगर आपसे मैं कहूं एक चार्ज है उसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, मैं आपसे पूछूं दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स की रेशियो क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए फोर्स की रेशियो 1:1 नहीं होगी, चाहे चार्ज की मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे ना हो। या अगर आपसे मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों के दरमियान फोर्स की रेशियो क्या होगी, तो 1:1 नहीं होगी। अक्सर एमसीक्यूज भी है, यानी कि हमारे पास ये हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी, आइदर दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कूलम लॉ का जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 pi एप्सिलॉन A की जगह Q1 Q2 पर R12 का स्क्वायर, और साथ हम क्या लिख देंगे यूनिट वेक्टर, जो हमें क्या बताएगा यहाँ पे डायरेक्शन। इसी तरह हमारे पास F21 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑपोजिट है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी ऑपोजिट। और एंड पे आपने डिस्कस करना है कूलम लॉ पे मीडियम का भी इफेक्ट होता है। कूलम फोर्स जो है मीडियम की मौजूदगी में उसका फॉर्मूला ये होता है, यानी कि बस इजाफा किसका होगा एप्सिलॉन R का। एप्सिलॉन R यहाँ पे जैसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है कि मीडियम की मज़ाहमत एयर के लिहाज से, और आपको पता होना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 से हमेशा ग्रेटर होती है, यानी कि जो वैक्यूम के अलावा मीडियम होगा उसकी मज़ाहमत ज्यादा होगी दो चार्ज के दरमियान फोर्स अप्लाई करते हो, और उसकी मौजूदगी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखें। और अगर आप ये देखें कि मैं एप्सिलॉन R को छोड़ के बाकी जो पूरा फॉर्मूला है मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑफ वैक्यूम इन केस ऑफ वैक्यूम, तो हमारा इन केस ऑफ मीडियम जो फोर्स है किस में आती है, जो वैक्यूम के केस में फोर्स है उसको रिलेटिव परमिटिविटी में हमने क्या कर देना डिवाइड। अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हमेशा, और ये आपको पता होना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होती है यूनिट लेस होती है, लिहाजा मीडियम की मौजूदगी में जो फोर्स होगी वैक्यूम के केस में क्या होती है उसके लिहाज से क्या होगी डिक्रीज। ठीक, तो कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।